Hello students, so today we are going to move forward and we are going to talk about the new topic that is going to be the taxonomic hierarchy. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में we did talk about the process of naming an organism, nomenclature की बात करी थी. Okay, we did talk about binomial nomenclature, trinomial nomenclature, we did talk about autonym, tautonym, homonyms. ठीक है, तो आज बात करते हैं taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy. ठीक है, so what is first we need to know what does hierarchy stands for. ठीक है, तो hierarchy का मतलब क्या होता है? Hierarchy का मतलब होता है a system or organization consisting of various level. A system consisting of various level. ओके, और आप बोल सकते हो कि लो लेवल से लेके हाई लेवल. तो वेरियस लेवल मतलब क्या हो गया? फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल. जैसे अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अपन जब कोई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे हाई लेवल जो है दैट इज किंगडम. ओके, और सबसे जो लोअर लेवल है दैट इज स्पीसीज. ठीक है, सबसे हाई लेवल जो होता है दैट इज किंगडम और सबसे लोअर लेवल जो होता है दैट इज गोइंग टू बी स्पीसीज. सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल या लोअर लेवल टू हाई लेवल दैट इज हायरार्की. तो हायरार्की का मतलब क्या होता है? सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस लेवल, लो लेवल भी हो सकता है और हाई लेवल भी हो सकता है. ठीक है, सो हायरार्की इज फाउंड एवरीवेयर. अगर आप अपनी स्कूल की बात करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्कूल में, ठीक है, तो आप सीधा जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन करोगे क्या? यू नीड टू बी टॉकिंग टू योर टीचर फर्स्ट. आप क्लास टीचर से बात करोगे, क्लास टीचर जो वहाँ पे हेड होगा आपके स्कूल का, उनसे बात करेंगे. ओके, फिर वो जाके प्रिंसिपल से बात करेंगे. तो डायरेक्टली तो आप बात नहीं कर सकते हो ना. ठीक है, अगर आपको नरेंद्र मोदी से बात करनी तो आप डायरेक्टली जाके बात कर लोगे. आप बोलोगे कि मेरे को नरेंद्र मोदी से मिलना है और आप जाके नरेंद्र मोदी से मिल सकते हो क्या? नहीं. यू नीड टू फॉलो अ हायरार्की. ओके, आप पहले असिस्टेंट से बात करोगे, फिर जाके आपको मे भी चांस मिले कि आप नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हो. सो हर जगह पे देयर इज अ हायरार्की, देयर इज अ ऑर्डर. ठीक है, सो यहाँ पे भी जब आप क्लासिफाई कर रहे हो ऑर्गेनिज्म को तो क्या है? एक ऑर्डर है लोअर लेवल से हाई लेवल तक का. ठीक है, सो टेक्सोनोमिक हायरार्की की अगर बात करते हैं, सो ऑल द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज categories, okay, used in the classification constitute taxonomic category, taxonomic hierarchy. ठीक है, तो आपने टेक्सोनोमिक हायरार्की का डेफिनेशन दे दिया. ऑल द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन. ओके, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज मतलब क्या हुआ? किंगडम है, स्पीसीज है, फाइलम है, ऑर्डर है, डिवीजन है. सो इन द क्लासिफिकेशन कंस्टिट्यूट टेक्सोनोमिक हायरार्की. मतलब किंगडम, स्पीसीज, फाइलम, ऑर्डर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? दे आर मेकिंग द टेक्सोनोमिक हायरार्की. जिसमें सबसे बड़ा जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो कौन सा है? सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो है किंगडम और सबसे छोटा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो क्या है? स्पीसीज. ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्सोनोमिक कैटेगरी को भी डिफाइन कर देता हूँ कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है. आपको तो पता चल गया टेक्सोनोमिक कैटेगरी मतलब किंगडम, स्पीसीज, फाइलम, डिवीजन. ठीक है, तो फिर पुट इट इन वर्ड्स आल्सो. सो टेक्सोनोमिक कैटेगरी आर ग्रुप्स इन विच taxonomic category are groups in which organisms are placed on the basis of similarities, okay, with reference to
कैरेक्टर्स विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होगी? तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब किंगडम, स्पीशीज ये, बट इनमें आप किसको रखोगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं किंगडम की बात करता हूं तो किंगडम एनिमलिया, तो किंगडम एनिमलिया में वही ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा जो एनिमल्स है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है मैंने, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर ग्रुप्स इन विच organisms are placed on the basis of similarities with reference to the characteristics. So if I talk about the animal kingdom, तो animal kingdom में बस animals होने वाले, plants नहीं होने वाले। But if I talk about the plant kingdom, तो plant kingdom में सिर्फ plants हो गए, animals include नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया? एक taxonomic category हो गई, एक taxonomic category हो गई kingdom, जिसके अंदर on the basis of the similarities आप क्या करते हो? organisms को place करते हो। Simple and easy। ठीक है, so एक example देखते हैं इस चीज का। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक में लेता हूं, so I'll take one characteristic, one character। ठीक है, तो एक कैरेक्टर में कंसिडर करता हूं, लेट्स से जॉइंटेड लेग्स। कौन से लेग्स? जॉइंटेड लेग्स। अगर आपको याद हो, आपने 9th स्टैंडर्ड में ठीक से पढ़ा हो एनिमल किंगडम चैप्टर, ओके, तो जॉइंटेड लेग्स इस तरीके से होते हैं। ये एक जॉइंटेड लेग है, ओके, तो ये इस टाइप का जॉइंटेड लेग, वो भी इट शुड बी अवेलेबल इन द नंबर ऑफ 3 पेयर्स। कितने नंबर में होना चाहिए? 3 पेयर्स होने चाहिए, मतलब टोटल 6 होने चाहिए। तो यार ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनके जॉइंटेड लेग्स है, जिनके जॉइंटेड लेग्स भी है, और वो कितने नंबर में? 6 नंबर में, 3 पेयर में। ठीक है, तो अगर आप रिकॉल करो तो आपको याद आना चाहिए, देयर इज अ कैटेगरी ऑफ एनिमल जिसे कहा जाता है आर्थ्रोपोडा, जिसे कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वाले ग्रुप में क्या था? 3 पेयर ऑफ लेग्स है, और वो भी कौन सा? जॉइंटेड है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में कौन सा चीज अवेलेबल होना चाहिए? जॉइंटेड लेग्स और 3 पेयर होने चाहिए। तो इसका जो ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? मैं लिखूंगा इंसेक्ट्स का ग्रुप। किसका ग्रुप? इंसेक्ट्स, या फिर आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोडा। सो ये ग्रुप वाले एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब ये ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का एग्रीगेशन होगा तो उससे जो बड़ा ग्रुप बनेगा उसे क्या बोलेंगे? इंसेक्ट्स या फिर आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा है ना आपने? ठीक है, सो दूसरी एक बात देखते हैं, जैसे कि एक और कैरेक्टर में कंसीडर करता हूं सीड। तो अगर सीड में कंसिडर करता हूं तो सीड में 2 अलग अलग टाइप के सीड्स देखने को मिलते हैं। वन इज गोइंग टू बी नेकेड सीड्स और अदर्स आर कवर्ड सीड्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि नेकेड सीड क्या है और कवर्ड सीड क्या है, तो नेकेड सीड्स आर वो प्लांट जिनके पास फ्रूट नहीं होता है, दे आर फ्रूटलेस प्लांट्स, दे आर फ्रूटलेस प्लांट्स। अगर कवर्ड सीड्स की बात करता हूं तो यहां पे क्या है? फ्रूट प्रेजेंट। ठीक है, मतलब नॉर्मली आप क्या देखते हो, जो भी सीड होता है वो सीड एक फ्रूट के अंदर से निकलता है, मतलब सीड इज कवर्ड बाय द फ्रूट। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? कवर्ड सीड। तो कवर्ड किससे? तो फ्रूट से, तो फ्रूट प्रेजेंट। अगर सीड प्रेजेंट और सीड के सराउंडिंग में फ्रूट नहीं है, अगर सीड के सराउंडिंग में फ्रूट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ नेकेड सीड। ठीक है, तो ये एक ग्रुप हुआ जहां पे जो प्लांट्स हो गए जिनके पास फ्रूट नहीं है, वो लोग फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते, दे हैव नेकेड सीड्स, तो वो प्लांट्स का एक ग्रुप बनेगा, उन प्लांट्स का एक ग्रुप बनेगा। उसी तरीके से ये प्लांट्स का भी ग्रुप बनेगा। तो इस टाइप के सब प्लांट्स जब साथ में आ जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेट ऑफ प्लांट्स। ओके, जब एग्रीगेट हो जाएंगे तो जो प्लांट है, जो ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स अवेलेबल है वो क्या होंगे? उनके पास दे आर फ्रूटलेस और उनके पास नेकेड सीड्स है। तो कैरेक्टर हो रहा ना, ये तो कैरेक्टर्स की बात हो रही है। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा एग्रीगेशन ऑफ प्लांट्स,
ओके, वो ग्रुप में प्लांट्स आएंगे जिन प्लांट्स के पास फ्रूट्स होते हैं, जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं, एंड दोज प्लांट्स आर टर्म्ड एज एंजियोस्पर्म। दोज प्लांट्स आर टर्म्ड एज एंजियोस्पर्म। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ग्रुप बन रहे, एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप बना, दूसरा टेक्सोनॉमिक ग्रुप बना। इस ग्रुप में कैरेक्टर कौन सा है? नेकेड सीड। तो जितने भी प्लांट्स है जिनके सीड्स नेकेड है, बिना फ्रूट के है, वो सब कहाँ पे आ जाएंगे? वो आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म में। और जितने प्लांट जिनमें फ्रूट्स उगते हैं, जिनके पास सीड्स के ऊपर कवर होता है, कवर इज फ्रूट, ओके, दोज आर टर्म्ड एज एंजियोस्पर्म। ठीक है, सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से ग्रुप बनाएंगे। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। There are 3 types of taxonomic category. ठीक है, one is obligate, one is obligate, second is intermediate, second is intermediate, and third is infraspecific, infraspecific. ठीक है, सो वी शुड बी नोइंग कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितने टाइप की है। तो एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वो है जो ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? कंपलसरी। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, मतलब ये कैटेगरी तो होनी ही चाहिए। दूसरी कौन से? इंटरमीडिएट, दूसरी कौन से? इंटरमीडिएट। और तीसरी कैटेगरी कौन सी? इंफ्रास्पेसिफिक। ठीक है, क्लियर है? सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑब्लिगेट, कंपलसरी वाली कैटेगरीज की बात करेंगे। तो कंपलसरी कैटेगरीज कौन सी? कंपलसरी ग्रुप कौन से बनाने ही पड़ेंगे? तो बनाना पड़ेगा किंगडम वाला ग्रुप, क्लास वाला ग्रुप, ऑर्डर वाला ग्रुप, फाइलम वाला ग्रुप, स्पीसीज वाला ग्रुप। ये ग्रुप्स तो बनाने ही पड़ेंगे। इन ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को तो प्लेस करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गए? ऑब्लिगेट ग्रुप्स हो गए, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, इन ऑब्लिगेट ग्रुप्स को अगर आपको याद रखना है तो आई गिव यू अ सिंपल सा एग्जांपल। आई कैन पुट इट एज keep pots clean, keep pots clean, or family gets sick. ठीक है, keep pots clean और family gets sick। इससे आप क्या याद रखोगे? के से आप याद रख सकते हो किंगडम, पी से याद रखोगे फाइलम, सी से याद रखोगे क्लास, ओ से याद रखोगे ऑर्डर, एफ से याद रखोगे फैमिली, जी से याद रखोगे जीनस, एस से याद रखोगे स्पीसीज। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कैटेगरी याद नहीं रह रही है तो आप इससे याद रख सकते हो, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी के से किंगडम, पी से फाइलम, फाइलम इज फॉर एनिमल्स, डिवीजन इज फॉर एनिमल, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स, फाइलम इज फॉर एनिमल्स। सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई। सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम, उससे सबसे छोटी स्पीसीज। ठीक है, तो इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दी ऑर्डर तो आप ये फॉर्मेट में याद कर सकते हो। दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी ऑब्लिगेट कैटेगरीज फर्स्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ, विल स्टार्ट विद दी, क्योंकि एनिमल किंगडम की बात करते वी हैव 2 किंगडम्स, एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम। सो आई स्टार्ट विद द फाइलम। अगर फाइलम में आप कोई चीज लिख रहे हो तो आपको उसके पीछे सफिक्स लगाना पड़ता है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ सफिक्स। तो उस सफिक्स से आप पहचान जाओगे कि ये किस चीज की बात हो रही, कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात हो रही है। सफिक्स से आपको पता चल जाएगा। तो आप, मैं यहां पे लिखता हूं सफिक्स, दैट इज द एंडिंग। एंडिंग में कुछ ऐड करेंगे अपन, जिससे क्या होगा, आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है। तो ये फाइलम वाले ग्रुप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फाइलम वाले ग्रुप की बात हो रही है। सो
फाइलम में अगर कोई चीज को आप लिख रहे हो तो जैसे कि आई यूज अ सफिक्स दैट इज फाइटा। क्या लिखा मैंने? फाइटा। ठीक है, तो फाइटा की अगर बात करते हैं, अगर फाइटा कोई टर्म में आया, कोई नाम में आया, जैसे कि आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में ब्रायोफाइटा, कौन सा वर्ड आया? फाइटा आया। तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा फाइटा मतलब किसकी बात हो रही है? फाइटा मतलब फाइलम की बात हो रही है। तो जितने भी चीजें, जितनी भी टर्म्स आप लगाओगे, वर्ड्स आप लिखोगे फाइलम के अंदर, तो उसके पीछे आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा। एंड वो सफिक्स क्या रहेगा? सफिक्स इज एंडिंग, और वो सफिक्स रहेगा फाइटा। क्या रहेगा? फाइटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया ब्रायोफाइटा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। सो क्लास की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो क्लास में क्या सफिक्स लगाते हैं? तो क्लास में सफिक्स लगाते हैं फाइसी। कौन सा सफिक्स लगाते हैं? फाइसी लगाते हैं। फिर लगाते हैं माइसीट्स, माइसिटीज भी बोल सकते हैं, माइसीट्स बोल रहा हूं, माइसीट्स भी बोल सकते हैं, या फिर लगाते हैं ऑप्सिडा। क्या लगाते हैं? ऑप्सिडा या फिर एई। मतलब अगर कोई नाम आपके पास आया, कोई ग्रुप का नाम, ठीक है, तो आप उसके पीछे फाइसी अगर देखते हो, या फिर माइसिटीज देखते हो, या फिर ऑप्सिडा देखते हो, या फिर ई देखते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप की, क्लास की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे फाइटा देख के आपको पता चल जाएगा कि फाइलम की बात हो रही है। उसी तरीके से ये सफिक्स, सफिक्स मतलब नाम के पीछे लगाया जाता है। ओके, तो ये सफिक्स देखने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से ग्रुप की बात हो रही है, कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात हो रही है। सो क्लास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्लास की। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वी हैव क्लोरोफाइसी। वी हैव क्लोरोफाइसी। मतलब क्लोरोफाइसी आ गया, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोरोफाइसी इज अ क्लास। ठीक है, माइसीट्स की बात करते हैं तो वी हैव ड्यूटेरोमाइसीट्स। वी हैव ड्यूटेरो, साथ में लिखना होता है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ड्यूटेरोमाइसीट्स। सो ड्यूटेरोमाइसीट्स में पीछे माइसीट्स है, मतलब आपको पता चल जाएगा क्लास की बात हो रही है। अगर ऑप्सिडा की बात करते हैं, सो वी हैव ब्रायोप्सिडा। वी हैव ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा, ऑप्सिडा आया, मतलब इट इज अ क्लास। और ए की अगर बात करते हैं, सो दैट इज डाइकोटिलिडीने या फिर मोनोकोटिलिडीने। तो पीछे ई आ रहा है, तो इससे आप पता लगा लोगे कि दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। यहाँ पे क्या था? फाइटा था, तो फाइटा अगर आया तो आपको समझ जाना कि फाइलम की बात हो रही है। अगर फाइसी आता है तो आप समझ जाओगे क्लास की बात हो रही है। अगर माइसिटीज आता है तो आप समझ जाओगे क्लास की बात हो रही है। अगर ऑप्सिडा आता है तो आप समझ जाओगे क्लास की बात हो रही है। और अगर एई आता है तो आप समझ जाओगे क्लास की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये सफिक्स आपको याद रखने हैं। तो इस सफिक्स के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि फाइलम की बात हो रही है या फिर क्लास की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर में कौन सा सफिक्स लगाते हैं कि पता चल जाए कि ऑर्डर है? ठीक है, तो ऑर्डर में लगाते हैं ALES। सफिक्स के पीछे लगा सफिक्स लगता है ALES, जिसका एग्जांपल अपन लेते हैं रोजेल्स। क्या लेंगे? एग्जांपल इज रोजेल्स। ठीक है, फिर फैमिली की बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट फैमिली, तो फैमिली में सफिक्स क्या लगता है? तो फैमिली में सफिक्स लगता है ACEAE। ओके, आपको जो भी नाम है उसके पीछे ACEA लगाना है। तो जैसे कि एक नाम में लिखता हूं, एक फैमिली का नाम लिखता हूं एस्टेरेसी। क्या लिखते हैं? एस्टेरेसी। एस्टेरेसी। ठीक है, अगर एस्टेरेसी की मैं बात करता हूं तो ये काफी ज्यादा एडवांस फैमिली है। किसकी?
सनफ्लावर प्लांट्स की। दिस इज द एडवांस फैमिली ऑफ सनफ्लावर प्लांट, एस्टरेसी। और दूसरा अगर मैं नाम लिखता हूं तो आई पुट इट एज पोएसी। पोएसी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज द एडवांस फैमिली ऑफ दिस इज एडवांस्ड sunflower family, okay, and this is advanced in the sense developed grass family। advanced grass family तो आपको पता चल जाना चाहिए कि sunflower belongs to the Asteraceae family and grass belongs to the Poaceae family, ठीक है। sunflower belongs to the Asteraceae family, ACE लगाया मैंने पीछे, ओके, एंड ग्रास बिलोंग्स टू दी पोएसी फैमिली। सिंपल एंड इजी, समझ में आ रहा है। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार फैमिली की बात हो रही है या फिर ऑर्डर की बात हो रही है। फिर आता है जीनस। तो जीनस में क्या करें, जीनस में कौन से सफिक्स लगाएंगे? तो जीनस में लगता है यूएस, IM लगा सकते हैं, IS लगा सकते हैं, उसी के साथ ON लगा सकते हैं, और फिर एक लगा सकते हैं A। US, IM, IS, ON, A, ये सब सफिक्स लगते हैं जीनस के पीछे। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी हैव अ जीनस पाइनस। कौन सा जीनस है? पाइनस है। देन वी हैव IM वाला जीनस अगर आपको पता हो तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मेंडल, और मेंडल में आपने पढ़ा था कि पीसम सटाइवम के ऊपर उसने काम किया था। किसके ऊपर काम किया था? पीसम सटाइवम, ठीक है। आई एम सॉरी, यू आएगा यहाँ पे, पीसम सटाइवम। तो पीसम सटाइवम इज PISUM, जो प्लांट था मटर का झाड़, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पीसम सटाइवम। तो देखो पीसम में UM आया। फिर IS की अगर बात करते हैं तो IS में एक प्लांट आता है एराबिस। क्या है? एराबिस, ठीक है। ON की बात करते तो आता है सिम्पोपोगन, सिम्पोपोगन, ठीक है। और A की बात करते तो A वाला आप लेते हो रोजा। किसमें यूज करते हो? रोजा। तो रोजा इज अ जीनस फॉर रोज, बट ऑब्वियसली तो यहां पे आ गया US, UM, IS, ON एंड A, ठीक है। तो मतलब अगर US यूज हो रहा है तो इट बिलोंग्स टू जीनस, UM यूज हो रहा है तो इट बिलोंग्स टू जीनस, IS यूज हो रहा है तो इट बिलोंग्स टू जीनस, ON यूज हो रहा है तो बिलोंग्स टू जीनस, और A यूज हो रहा है तो बिलोंग्स टू जीनस, ठीक है। तो नाउ दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ पोएसी, तो पीछे क्या आ रहा है? ACEA आ रहा है, ओके। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अगर पीछे आ रहा है कोई भी वर्ड के तो वो फैमिली की बात हो रही है। अगर किसी वर्ड के पीछे IS आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात हो रही है? ये जीनस की बात हो रही है। सिंपल एंड इजी, ठीक है। अगर किसी के पीछे ALES आ रहा है, सफिक्स मतलब जो वर्ड के पीछे लगाया जाता है, ओके। तो अगर ALES आ रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है? ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल एंड इजी। अगर फाइलम है तो फाइलम में क्या लगाते हैं? फाइटा लगाते हैं। अगर क्लास है तो क्लास में क्या लगाते हैं? फाइसी लगाते हैं, माइसिटीज लगाते हैं, ऑप्सिडा लगाते हैं, AE लगाते हैं। ऑर्डर में ALES लगाते हैं, फैमिली में ACEA लगाते हैं, जीनस में US, UM, IS, ON, A लगाते हैं। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आप नाम सुन के, आप नाम देख के, नाम पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है? जीनस की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है, या फैमिली की बात हो रही है, ठीक है। अब लास्ट क्या है? स्पीसीज। तो स्पीसीज में कोई पीछे आप लगाते नहीं हो सफिक्स। देयर इज नो सफिक्स इन द स्पीसीज। तो मैं यहां पे लिखता हूं नो स्पेसिफिक सफिक्स, suffix for species।
ठीक है, तो ये जो टर्म था, दिस टर्म वाज गिवन बाय द टर्म स्पीसीज was given by जॉन रे। किसने दिया था? जॉन रे। द टर्म स्पीसीज वॉज गिवन बाय जॉन रे, ये याद रखना है आपको, क्लियर है? और फिर और स्पीसीज को अगर डिफाइन करना है तो हाउ कैन वी डिफाइन स्पीसीज? ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, यू कैन पुट इट एज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिजम्स, ओके, विथ सिमिलर कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एंड साइटोलॉजिकल फीचर्स, एंड साइटोलॉजिकल फीचर्स या फिर कैरेक्टर, जो से आपको लिखना, ठीक है? सो दे आर टर्म्ड एज स्पीसीज। स्पीसीज का डेफिनेशन क्या हो गया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज? सो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल फीचर्स, वो चीजें, वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज साइटोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है? अगर ह्यूमंस की बात करें तो हर एक ह्यूमन की अगर बात करो तो इट हैज द सेम फीचर्स इन द सेंस, दो पाँव है, दो हाथ है, एक नाक है, दो आंखें, आंखों का पोजीशन यहाँ पे, नाक का पोजीशन यहाँ पे, माउथ का पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, हाथ का पोजीशन इधर है। सो ये हर एक ह्यूमन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरनली भी देखो तो हार्ट का पोजीशन भी फिक्स होगा, लंग्स का पोजीशन फिक्स होगा, ओके, सेल्स जो है, हार्ट के सेल्स फिक्स है, हर एक ह्यूमन में कार्डिक सेल्स है, लिवर में हेपेटिक सेल्स है। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स, एंड साइटोलॉजिकल फीचर्स मतलब अंदर के जो सेल्स है वो सेल्स भी क्या हो गए? सेम हो गए। तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा? दे वुड बी टर्म्ड एज स्पीसीज। और स्पीसीज का टर्म किसने दिया था? द टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। द टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। फिर अर्नेस्ट मेयर ने एक बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया। अर्नेस्ट मेयर, he came up with the biological species concept, species concept, ठीक है? बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। और इस कंसेप्ट में क्या बताया गया था? सो दिस कंसेप्ट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, और द कंपैटिबिलिटी और इंटरब्रीडिंग। तो अर्नेस्ट मेयर के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते एक दूसरे के साथ या फिर दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स, दे आर कंसीडर्ड एज स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेयर, species are defined as individuals which can reproduce among themselves, या फिर we can use the term they can interbreed
इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मतलब एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, दे कैन इंटरब्रीड। सो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था उसके हिसाब से क्या था कि स्पीसीज वो ऑर्गेनिजम्स है, वो इंडिविजुअल्स है जो क्या कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अमॉन्ग देमसेल्व्स, या फिर आप बोल सकते हो दे कैन इंटरब्रीड, ठीक है। और जब भी वो रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर इंटरब्रीड करेंगे, दिस वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ resulting in formation of fertile offspring। क्या बनना चाहिए, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनना चाहिए, मतलब बच्चे जो होंगे, जब दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, जब वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे और उनके रिप्रोडक्शन से जो बेबीज का फॉर्मेशन होगा, वो बेबीज भी बड़े होके क्या करने चाहिए, दे शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, दे शुड नॉट बी इनफर्टाइल, दे शुड बी फर्टाइल। मतलब फर्टाइल का मतलब क्या हुआ, द बेबीज, द एनिमल्स और द ऑफस्प्रिंग व्हिच इज बोर्न शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। सो अगर इसके हिसाब से आप देखो तो इन्होंने बोला कि टू डिफरेंट स्पीसीज, जो दो अलग अलग स्पीसीज होती है, आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस according to Ernest Mayr, according to the biological species concept। two different species, दो अलग अलग अगर species है, for example if there is a lion and there is a leopard, तो lion and leopard are two different species, they cannot reproduce। ठीक है, chimpanzee and a monkey, these are two different species, they cannot reproduce। तो यहाँ पे क्या होगा, two different species are not able to reproduce। okay, या फिर I can also use the term they are reproductively isolated। आप लिख सकते हो यहाँ पे दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी अपन लिख सकते हैं और में। सो टू डिफरेंट स्पीसीज आर नॉट एबल टू reproduce, that is termed as they should be reproductively isolated। A lion cannot reproduce with a leopard or a gorilla cannot reproduce with a monkey because these are two different species। getting the idea, ठीक है। फिर अगर जब दो स्पीसीज सेम है, ऑर्गेनिज्म सेम है, और वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये जो स्पीसीज वाला ग्रुप है, स्पीसीज वाली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को क्या कहा जाएगा, ओपन कैटेगरी कहा जाएगा, ओपन ग्रुप कहा जाएगा, या क्लोज ग्रुप कहा जाएगा। तो उस कैटेगरी को क्या कहा जाएगा, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज क्लोज ग्रुप। क्या कहा जाएगा, क्लोज ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से क्लोज ग्रुप में बताता हूं। ठीक है, पहले अपन फिर से देख लेते हैं कि अर्नेस्ट मेयर ने क्या किया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिए थे। उनके हिसाब से स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे के साथ, एक स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं। दैट मीन्स एलिफेंट कैन रिप्रोड्यूस विद एलिफेंट, अ मंकी कैन रिप्रोड्यूस विद मंकी, अ डॉग कैन रिप्रोड्यूस विद डॉग, अ लायन कैन रिप्रोड्यूस विद लायन। ठीक है, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद अदर स्पीसीज। ठीक है, अमॉन्ग देमसेल्व्स, या फिर दे कुड इंटरब्रीड। सेकंड पॉइंट जो इन्होंने बोला, दैट इज जब भी एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो बेबी फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, वो फर्टाइल होना चाहिए। वो बेबी भी क्या होना चाहिए, व्हेन द बेबी ग्रोज अप द बेबी शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस एज वेल, द बेबी शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस एज वेल। और ये पॉइंट रखा कि यार जो टू डिफरेंट स्पीसीज है वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। जैसे मैंने अभी बताया, लायन कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद अ लेपर्ड, a gorilla cannot reproduce with a monkey। ठीक है, so this was all given by the biological species concept given by Ernest Mayr। अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो स्पीसीज वाला ग्रुप है वो क्लोज ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है। तो क्यों क्लोज ग्रुप बोल रहा हूं मैं, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बात मैंने बोली वही मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं। यहाँ पे देयर इज अ ग्रुप ऑफ लायन एंड यहाँ पे देयर इज अ ग्रुप ऑफ लेट्स से लेपर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज let's say this is species A and this is species B, species A and species B।
अ लेपर्ड कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यहाँ पे लेपर्ड आके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या फिर लायन यहाँ पे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में लेपर्ड की एंट्री नहीं है, लेपर्ड रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ओके, टाइगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, चीता रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सेम गोस फॉर द लेपर्ड की लेपर्ड वाले ग्रुप में सिर्फ लेपर्ड ही लेपर्ड से रिप्रोड्यूस कर सकता है, लायन ही लायन से रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेपर्ड ही लेपर्ड से रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरी स्पीशीज आके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है इनके साथ, लेपर्ड लेपर्ड से करेगा, लायन लायन के साथ रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए जो ग्रुप बना, ये ग्रुप क्या हो गया, दिस ग्रुप इज क्लोज्ड ग्रुप, बिकॉज नो अदर स्पीशीज ऑफ एनिमल कैन come and reproduce with the animal of this group, with the animal of this species। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो species है it is a closed group, it is a closed group। समझ में आ गया, simple and easy। okay, so now we'll move ahead। तो ये जो biological species concept था, इसके थोड़े बहुत drawbacks थे, it had some drawbacks। drawbacks क्या थे देखते हैं। What are the drawbacks जिसकी वजह से ये कंसेप्ट जो था अर्नेस्ट मेयर का उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो एक ड्रॉबैक तो ये था, जैसे कि अर्नेस्ट मेयर ने क्या बोला, द स्पीशीज शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ओके, रिप्रोड्यूस मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में गैमेट्स का एक्सचेंज होना चाहिए, स्पर्म और एग बनने चाहिए, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, majority of the plants, in majority of plants sexual reproduction is absent। तो यार मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे। और अर्नेस्ट मेयर का बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट क्या है कि यार एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज, उसी ग्रुप, उसी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करना चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहिए। पर यहाँ पे तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे सेक्सुअली। इन अ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ठीक है। तो जब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे सेक्सुअली, तो फिर आप उसको स्पीशीज में कैसे डाल सकते हो। जो अर्नेस्ट मेयर ने बात बोली कि यार एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म उसी स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करना चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहिए, बट वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है ना, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, प्रोपोगेशन पढ़ा आपने, कटिंग टेक्निक पढ़ी थी, ओके, ग्राफ्टिंग पढ़ी है आपने, ओके। सो दिस आर प्रोपोगेशन। तो विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में फिट नहीं बैठ रहा था, ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरी बात, जो बैक्टीरिया होता है, इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। बैक्टीरिया जो होता है वो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें भी, बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, तो बैक्टीरिया एक होता है, एक से स्प्लिट होता है और फिर दो बनता है, इस तरीके से अपना नंबर बढ़ाता जाता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की या स्पीसीज के, उसी स्पीसीज के ग्रुप के दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है टू रिप्रोड्यूस। इट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो अर्नेस्ट मेयर के हिसाब से तो क्या था कि यार स्पीसीज की डेफिनेशन में उसने क्या बोला कि यार वो ऑर्गेनिज्म जो उसी ग्रुप के, उसी स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट इसको तो दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए ही नहीं, हो तो इंडिविजुअली क्या कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। सो इसीलिए बैक्टीरिया को एक दूसरा नाम दे रखा है, दे आर टर्म्ड एज नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज, दे आर टर्म्ड एज नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज।
ठीक है, बैक्टीरियाज आर टर्म्ड एज नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, तो ये 2 ड्रॉबैक हो गए। एक और ड्रॉबैक अगर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने म्यूल देखा है, खच्चर। तो म्यूल क्या है? म्यूल इज अ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज विच आर क्लोजली रिलेटेड। स्पीसीज अलग अलग है बट क्या है, थोड़ी रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इंटरब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड species is present। अर्नेस्ट मैन ने क्या बोला था कि यार 2 डिफरेंट स्पीसीज जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। बट ऐसा देखा गया है कि जो स्पीसीज, 2 स्पीसीज है, अलग स्पीसीज है, बट अगर वो क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ काफी सारे कैरेक्टर्स को मैच कर रही है, भले अलग अलग है, हॉर्स एंड डोंकी, ठीक है, बट they can reproduce। so interbreeding between closely related species is present। ठीक है, तो ये जो 3 ड्रॉबैक्स आ गए, ये 3 ड्रॉबैक की वजह से जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट था अर्नेस्ट मेयर का, वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अर्नेस्ट मेयर ने क्या बोला था कि यार स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करने चाहिए, एक दूसरे के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ऑफ द सेम स्पीसीज। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया है वो तो इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू, कटिंग के थ्रू या फिर बडिंग के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे एक और है कि जो स्पीसीज है, अगर 2 अलग अलग स्पीसीज है और वो क्लोजली रिलेटेड है, काफी ज्यादा रिलेटेड है, ओके, तो उस केस में वो लोग भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट, जो भी बात अर्नेस्ट मेयर ने बोली थी, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये 3 ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, अब यहां से इंटरब्रीडिंग से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हाइब्रिड। क्या कहा जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हाइब्रिड। तो मैं थोड़े बहुत हाइब्रिड्स की बात करता हूं। ठीक है, सो दिस इज सिंबल फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल। सो आपने ओके, सो मैंने एक जो टर्म दिया अभी, मैंने बोला म्यूल। म्यूल आपको पता है, म्यूल मतलब खच्चर होता है। ओके, तो म्यूल इज अ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज। म्यूल इज अ क्रॉस और इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज, जिसमें जो मेल होता है, the male is donkey and the female is horse। the female जो होगी वो horse होगी, या फिर जो donkey है वो क्या होगा, male होगा। समझ में आ रहा है? donkey is the father and mother is the horse। तो जो प्रोडक्ट आएगा that is termed as mule, खच्चर। दूसरा आपने नाम देखा होगा हिनी। क्या कहा जाता है, हिनी। सो हिनी किसका क्रॉस है, तो हिनी इज अ क्रॉस बिटवीन, द फादर ऑफ हिनी इज हॉर्स, फादर ऑफ हिनी या फिर हाइनी, आपको जैसे बोल रहा हूं, इज हॉर्स एंड द मदर इज डोंकी, मदर इज डोंकी। ठीक है, क्लियर है? सो ये 2 हाइब्रिड्स हो गए, जो डोंकी इज अ डिफरेंट स्पीसीज, हॉर्स इज अ डिफरेंट स्पीसीज, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे हैव मेनी कैरेक्टर्स व्हिच मैच। इसकी वजह से ये दोनों क्या कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, और इनका जो आउटकम है वो क्या है, म्यूल है। ठीक है, फिर एक और मैं लिखता हूं यहां पे टाइगोन। क्या लिखा मैंने, टाइगोन। ठीक है, टाइगोन इज अ हाइब्रिड बिटवीन व्हाट यू कॉल, द मेल इज टाइगर and the female or the mother is lion। the father is going to be tiger and the
मदर इज गोइंग टू बी लायन एंड द फादर इज गोइंग टू बी टाइगर. सो दिस आर टू डिफरेंट स्पीसीज. लायन एक अलग स्पीसीज हो गया, टाइगर एक अलग स्पीसीज हो गया, बट एज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली रिलेटेड, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. और मैं एक नाम लिखता हूं यहाँ पे, आई पुट इट एज लाइगर. क्या लिखूंगा? लाइगर. तो इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे कि लाइगर में मदर कौन होगा और फादर कौन होगा. ठीक है, ठीक है. सो हाइब्रिड्स कौन होते हैं? हाइब्रिड दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से बनते हैं. Okay, they are made with the help of reproduction between two different species. A lion is a different species, tiger is a different species, which results in the formation of a hybrid, which is known as tigon. Horse is a different species, donkey is a different species, and they reproduce and they lead to the formation of hiney. Okay, donkey, horse different, and the hybrid is mule. यहाँ पे कौन आएगा? ये आंसर आप लिखोगे जब आप वीडियो देखते हो. आप ये आंसर लिखना और मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर this plus this gives liger. The mother is going to be this, the father is going to be this, or the product or the hybrid is known as liger. ठीक है. यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है कि जब भी दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, when the organisms of two different species reproduce, हमेशा जो बेबी बनता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो हाइब्रिड बनेगा, most of the times that organism is not able to reproduce. That organism is not able to reproduce. उसे कहा जाता है sterile organism. ठीक है. जैसे मैंने अभी आगे लिखा था कि अगर स्पीसीज के अंदर के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो जो बेबी बनता है वो क्या होता है? वो होता है स्टेराइल, सॉरी वो होता है फर्टाइल. ओके. बट यानी केस में जब हाइब्रिड्स बनते हैं तो हाइब्रिड्स वाले केस में क्या होता है? इनफर्टाइल ऑर्गेनिजम्स बनने के चांसेस ज्यादा है, स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स बनने के चांसेस ज्यादा है. तो ये दो जो एग्जांपल अपन ने लिखे हैं, these two are, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. दे आर टर्म्ड एज स्टेराइल. क्या कहा जाएगा इनको? स्टेराइल कहा जाएगा. तो जब भी हाइब्रिड बनता है, सो देयर इज अ चांस जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो रिप्रोड्यूस ना कर सके. ठीक है. और ये दो जो ग्रुप है, इसके जो ऑर्गेनिज्म है, इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको मुझे बताना है कि आर दे गोइंग टू बी फर्टाइल और नॉट. ठीक है. सो ये दो हाइब्रिड का आप मुझे बताओगे कि वो फर्टाइल हो गए या नहीं हो गए, स्टेराइल हो गए या नहीं हो गए, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट. ओके. और इसका मैंने आपको बता दिया कि स्टेराइल होते हैं. ठीक है. सो जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज के एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो हाइब्रिड बनता है उसमें देखा गया है कि वो हाइब्रिड रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, वो स्टेराइल होता है. ठीक है. क्लियर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीसीज. ओके. दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक. ठीक है. आप जब भी लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देखने के बाद नोट्स साथ में बनाते रहना, और नोट बन जाए उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग अहेड एंड विल टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है. चलो, थैंक यू, बाय बाय.